हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी पॉइंट। तो आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कशन करेंगे रीजनिंग की प्रैक्टिस सेट नंबर 9 के बारे में। ओके, इसके पहले की 8 प्रैक्टिसेस ऑलरेडी ली जा चुकी हैं, तो जिसने भी अभी तक उन वीडियोस को नहीं देखा है जाकर के देख लीजिएगा। काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चन उसमें भी डिस्कशन किए गए हैं। ये वीडियो स्पेशली बेस्ड है आरआरबी, एनटीपीसी और ग्रुप डी एग्जामिनेशन के लिए, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। अगर वीडियो आपको पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके अपना सपोर्ट शो करिए। और जो भी चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाइए, जिससे कि लेटेस्ट वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको तुरंत मिल जाए। वीडियो की पीडीएफ के लिए आप ऑनलाइन स्टडी पॉइंट का एंड्रॉयड ऐप भी इंस्टॉल कर सकते हो। यहाँ पे आपको वीडियो की पीडीएफ के साथ साथ इसकी क्विज भी अवेलेबल करा दी जाती है, ठीक है। और मैथ्स की जो है रिटन नोट्स है, ये सारे ही गवर्नमेंट एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। इसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दी गई है, तो जिसने भी अभी तक परचेज़ नहीं किया इसको जल्दी से परचेज़ करिए, क्योंकि आगे आने वाले सभी एग्जामिनेशन के लिए ये बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। यहाँ पे आपको क्या क्या मिलेगा, तो A to Z कंप्लीट मैथमेटिक्स मिल रही है, साथ ही साथ बेसिक लेवल, ट्रिकी लेवल की क्वेश्चंस हैं और नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा आपके लिए रखे गए हैं। ओके, जिससे कि आपकी प्रैक्टिस अच्छे से हो सके। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके स्क्रीन पे है। यदि ARC को इससे, HIT को इससे लिखा जा सकता है, तो आपसे पूछा जा रहा है कि चेयर को कैसे लिखेंगे, ठीक है। तो जब भी आपको इस तरह का क्वेश्चन दिया होगा तो आपको इन्हीं दोनों में से देख लेना है कि चेयर का कोड क्या होगा। तो देखिए, सबसे पहले हम देख लेते हैं C का कोड क्या होगा। चेयर की देखिए स्पेलिंग क्या है, CHAIR। तो सबसे पहले आपको देखना है C का कोड क्या होगा। C का कोड आपको कहाँ से मिलेगा, पहले वाले से। तो पहले वाले में C कहाँ पे है, लास्ट पे है, तो आपको लास्ट का कोड देखना है, यानी कि स्टार लिख लेना है। ओके, उसके बाद क्या है, H का कोड। H का कोड आपको सेकेंड के फर्स्ट में मिल रहा है, यानी कि हैश टैग है। उसके बाद A का कोड क्या है, तो A का कोड आपको यहाँ से मिल जाएगा फर्स्ट पे, यानी कि क्या दिया है, तो ये डॉलर दिया गया है। उसके बाद क्या है, I है, तो I का कोड देखिए इस वाले से सेकेंड में मिल रहा है, जो कि है एंड। ओके, उसके बाद R का कोड क्या है, तो R का कोड है @। यहाँ तक समझ में आ गया। तो इस तरह से आपको करके इसका कोड निकाल लेना है। तो इसका आंसर क्या करेक्ट होगा, जल्दी से बताइए ढूंढ करके। तो इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर C, यानी कि स्टार, हैशटैग, डॉलर एंड @। ओके, समझ में आ गया। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड पे। क्वेश्चन नंबर सेकंड में आपको दिया है कि जिस प्रकार मच्छर मलेरिया से संबंधित है, ठीक उसी प्रकार निम्नलिखित में से क्या संबंधित होगा। ओके, देखिए, जिस प्रकार मच्छर से मलेरिया रोग होता है, ठीक उसी प्रकार से तंबाकू से कैंसर रोग होता है, यानी कि आपका जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर D करेक्ट हो जाएगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड पे। निम्नलिखित में से प्रश्न चिन्ह के स्थान पे क्या भरा जाएगा। तो प्रश्न चिन्ह कहाँ पे है, ये रहा क्वेश्चन मार्क, और इसी के स्थान पे क्या भरा जाएगा ये आपको निकालना है। तो देख लेते हैं हम लोग किस सीरीज में है ये, ADI, फिर क्वेश्चन मार्क है जो आपको फाइंड आउट करना है, उसके बाद दिया गया है Y, ठीक है। तो हम लोग चेक कर लेते हैं कि A जो है वो अल्फ़ाबेट प्लेस पे किस नंबर पे आता है। तो आपको पता चलेगा ये फर्स्ट प्लेस पे है। उसके बाद D जो है वो किस प्लेस पे आता है, तो D आता है फोर्थ प्लेस पे। I किस प्लेस पे आता है, तो I आता है 9th प्लेस पे। उसके बाद Y किस प्लेस पे आता है, तो ये आता है 25 प्लेस पे। ओके, ये क्या आता है, Y 25 प्लेस पे। तो ये चीज़ देखने के बाद आपको एकदम एक चीज़ कंफर्म हो रही होगी कि सारे जो नंबर्स है वो क्या हैं, स्क्वायर्स हैं। किसके किसके स्क्वायर हैं, तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 और 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25। ओके, तो बीच वाला जो नंबर होगा वो किसका स्क्वायर होगा, बीच वाला जो नंबर है वो है 4 का स्क्वायर, यानी कि 16। तो क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या भरा जाएगा, 16th प्लेस पे जो भी अल्फ़ाबेट आता है। तो आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर D, यानी कि 16th प्लेस पे जो है ये P आता है, इसलिए इसका आंसर क्या करेक्ट हो जाएगा, P करेक्ट हो जाएगा। तो आपकी सीरीज़ क्या बन जाएगी, आपकी सीरीज़ बन जाएगी A, D, I, P, फिर Y। ओके, तो होप सो आप लोगों को ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 पे। निम्नलिखित अव्यवस्थित वाक्य को एक सार्थक वाक्य बनाने के लिए व्यवस्थित करें। यहाँ पे ये आपके ऑप्शंस नहीं दिए गए हैं, आपके ऑप्शन नीचे दिए गए हैं, ठीक है। इसको क्या करना है, अरेंज करना है कि एक प्रॉपर सेंटेंस बन जाए। कैसे अरेंज करेंगे, सबसे पहले आएगा टाइम यानी कि M, उसके बाद आएगा एंड टाइट्स यानी कि P, फिर उसके बाद आएगा वेट्स यानी कि O, और उसके बाद आ जाएगा फॉर नो मैन यानी कि N, ठीक है। तो आपका अरेंजमेंट क्या हो गया, टाइम एंड टाइट्स, वेट्स फॉर नो मैन। ओके, तो आपका प्रॉपर सेंटेंस बन रहा है, इसलिए आपका जो अरेंजमेंट है यही करेक्ट हो जाएगा, MPON, यानी कि आपका जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर A करेक्ट हो जाएगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, यदि कोड इज इक्वल्स टू 6241, मेड इज इक्वल्स टू 5346, कम इज इक्वल्स टू 3124
और 2 इज इक्वल टू 27 हो तो डम का कोड बताइए। यहाँ पे DOME का कोड आपसे पूछा है, ठीक है, क्योंकि एन पूरे में कहीं पे दिया नहीं है तो एम का कोड आप लोग नहीं निकाल पाओगे। DOME का कोड आपको फाइंड आउट करना है। और ये आंसर आप लोग मैच मत करिएगा, आंसर में थोड़ी सी मिस्टेक होने की वजह से कोई भी आंसर आपका करेक्ट नहीं हो रहा है। तो इस क्वेश्चन को आप लोग पॉज करके मत सॉल्व करो, इसको हम सॉल्व करा दे रहे हैं, आप लोग इसका सॉल्यूशन देख लीजिए, ठीक है। तो आपको 4 अल्फ़ाबेट्स दिए गए हैं DOME, आपको इसका आंसर फाइंड आउट करना है कि इसका कोड क्या होगा। तो सबसे पहले हम लोग निकाल लेते हैं कि इसका कोड। देखिए ऐसा नंबर ढूंढिए जो सारे में आया हो। तो ऐसा नंबर आपको दिख रहा है O जो है वो तीनों में आया है, फर्स्ट वाले में, थर्ड वाले में और फोर्थ वाले में, ठीक है। तो इन तीनों में आपको नंबर देख लेना है कि कौन सा नंबर ऐसा है जो सभी में कॉमन है। तो आप लोग नंबर देखोगे तो सभी में आपको 2 नंबर कॉमन दिख रहा है जहाँ जहाँ पे O आया है। देखिए यहाँ पे भी 2 है, और सबसे मेन बात कि TO2 वाले में भी 2 है, जबकि यहाँ पे सिर्फ 2 अल्फ़ाबेट दिए गए हैं और इसमें O होने की वजह से यहाँ पे भी आपको 2 दिख रहा है। तो आपको ये कंफर्म हो जाता है कि जो O का कोड है वो क्या है, 2 है। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब उसके बाद आपको फाइंड आउट करना है E का कोड क्या है। तो देखिए E भी सबसे ज़्यादा आया हुआ है, फर्स्ट वाले में भी है, सेकेंड वाले में भी है और थर्ड वाले में भी है। तो आप लोग इन तीनों में देख लीजिए कि नंबर कौन सा कॉमन है। तो आप लोगों को समझ में आएगा कि जो नंबर है वो 4 नंबर सभी में कॉमन दिख रहा है, ठीक है। जिसमें भी E आया है उसमें 4 नंबर आपको कॉमन दिख रहा है, यानी कि E का कोड क्या हो जाएगा, तो E का कोड 4 हो जाएगा। उसके बाद हम लोग फाइंड आउट कर लेते हैं D का कोड क्या होगा। तो देखिए इस वाले में D आया है, फर्स्ट वाले में और सेकेंड वाले में D आया है। तो फर्स्ट और सेकेंड वाले में E के अकॉर्डिंग यानी कि 4 को छोड़ करके और क्या नंबर कॉमन है, तो आपको मिलेगा कि 6 नंबर जो है वो कॉमन है। 4 को छोड़ने के बाद यानी कि E को छोड़ दिया हमने, क्योंकि E भी दोनों में कॉमन था, तो E का कोड तो हमने 4 निकाल लिया है। अब 4 को छोड़ने के बाद देखिए ऐसा कौन सा नंबर है जो कॉमन है, तो आपको मिलेगा 6 नंबर कॉमन है। तो D का कोड क्या हो जाएगा, D का कोड हो जाएगा 6। अब क्या बच गया, अब बच गया M का कोड। तो M को देख लीजिए कहाँ कहाँ पे आया है, तो M फर्स्ट वाले पे आया है, सॉरी सेकेंड वाले पे आया है और उसके बाद थर्ड वाले पे आया है। तो अब इन दोनों में देख लीजिए E को छोड़ करके यहाँ पे भी 4 नंबर को छोड़ दीजिए, और 4 नंबर को छोड़ने के बाद देखिए कौन सा नंबर ऐसा है जो कॉमन है। तो आपको मिलेगा कि 3 नंबर जो है वो इन दोनों में कॉमन है, ठीक है। तो इसका कोड क्या हो जाएगा, M का कोड हो जाएगा 3। तो बस आपको DOME का कोड पूछा था और आपके सारे कोड निकल गए हैं। तो आपका आंसर क्या आ गया, देखिए D का हो गया 6 कोड। तो आपका आंसर देख लीजिए क्या हो गया, DOME का कोड पूछा गया था। D का आ गया 6, O का आ गया 2, M का आ गया 3 और E का कितना आ गया, तो E का आ गया 4। आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा 6, 2, 3, 4 जो है वो DOME का कोड हो जाएगा, ओके। तो यहाँ पे कोई भी ऑप्शन करेक्ट नहीं था, इसलिए हमने आपको पहले ही बता दिया था। इसको आप लोग थोड़ा सा करेक्ट कर लो, D वाले को ही, 6, 2, 3, 4 और यही आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा, ओके। तो आइए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 पे। देखिए आपको कुछ निर्देश दिया गया है, निम्नलिखित जानकारी पर विचार करें और उस पर आधारित 3 प्रश्नों के उत्तर दें। जानकारी क्या है, एक कॉलोनी के 50 बच्चों में से 10 केवल बास्केटबॉल, 25 केवल फुटबॉल, 10 वॉलीबॉल और फुटबॉल दोनों और 5 केवल वॉलीबॉल पसंद करते हैं। तो आपसे पूछा जा रहा है कि फुटबॉल पसंद करने वाले और केवल बास्केटबॉल पसंद करने वाले बच्चों में क्या अनुपात है, ओके। क्वेश्चन समझ में आ गया, आइए हम लोग इसको ड्रॉ कर लेते हैं। 10 केवल बास्केटबॉल, ओके। उसके बाद बोला है कि 25 केवल फुटबॉल, उसके बाद बोला है कि 10 जो है वो बास्केटबॉल और फुटबॉल दोनों, सॉरी 10 जो है वो वॉलीबॉल और फुटबॉल दोनों, यानी कि ये वाला फुटबॉल मान लीजिए और इसको मान लीजिए वॉलीबॉल। तो 10 लोग ऐसे हैं जो कि वॉलीबॉल और फुटबॉल दोनों पसंद करते हैं। उसके बाद बोला है कि 5 केवल वॉलीबॉल, यानी कि यहाँ पे आपको 5 फिल कर देना है, ओके। तो ये रहा आपका टोटल अरेंजमेंट, 25 फुटबॉल हो गए केवल, 10 फुटबॉल और वॉलीबॉल दोनों हो गए और 5 ऐसे हो गए जो केवल वॉलीबॉल को पसंद करते हैं। अब आपसे क्वेश्चन में पूछा है कि फुटबॉल पसंद करने वाले और केवल बास्केटबॉल पसंद करने वाले बच्चों में क्या अनुपात है। तो फुटबॉल कितने लोग पसंद करते हैं, 25 + 10 यानी कि 35 लोग ऐसे हैं जो कि फुटबॉल पसंद करते हैं और 10 लोग ऐसे हैं जो केवल बास्केटबॉल को पसंद करते हैं, यानी कि डिवाइडेड बाय आपको 10 कर लेना है, ठीक है। अब इसको 5 से कैंसिल कर लीजिए, 5 7 ज़ा 35 और 5 2 ज़ा 10, यानी कि आपका जो अनुपात है वो आ गया 7:2। कितने का अनुपात आ गया, 7:2, यानी कि आपका जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ओके। तो यहाँ तक क्लियर हो गया। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए क्या दिया है, कितने बच्चे वॉलीबॉल पसंद नहीं करते हैं। तो कितने बच्चे ऐसे हैं जो वॉलीबॉल पसंद नहीं करते हैं, आइए हम लोग इसको भी निकाल लेते हैं। तो देखिए कुल बच्चों की संख्या कितनी थी, यहाँ पे कुल बच्चों की संख्या है 50। कॉलोनी के कितने बच्चे हैं, तो कॉलोनी के 50 बच्चे हैं, जिसमें से ऐसा था कि 10 जो हैं वो वॉलीबॉल और फुटबॉल दोनों पसंद करते थे और 5 केवल वॉलीबॉल को पसंद करते हैं। तो ये हो गई पसंद करने वालों की संख्या।
आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि वॉलीबॉल नहीं पसंद करते हैं, तो 50 में से आप क्या करोगे, 15 को माइनस कर दोगे। 50 में से 15 को माइनस कर दीजिए तो ये ऐसे विद्यार्थियों की संख्या आ जाएगी, ऐसे बच्चों की संख्या आ जाएगी जो वॉलीबॉल को पसंद नहीं करते हैं। ठीक है, तो आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा 35, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर। आइए इसका एक और क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि इसी से रिलेटेड है। कितने बच्चे केवल कोई एक खेल पसंद करते हैं? तो देखिए ये था किसका, बास्केटबॉल का। और इसके बाद फुटबॉल का क्या था, तो फुटबॉल का था 25, 5 था वॉलीबॉल का और 10 इन दोनों का था। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कितने बच्चे केवल कोई एक खेल को पसंद करते हैं, तो ये हो गए 10, ये हो गया केवल फुटबॉल वाले यानी कि 25, और ये हो गए केवल वॉलीबॉल वाले यानी कि 5। तो 25 + 5 30 और 30 + 10 कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 40। तो 40 बच्चे ऐसे हैं जो केवल एक खेल को पसंद करते हैं, यानी कि आपका आंसर बी करेक्ट हो जाएगा। ओके, आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 पे, जो कि थोड़ा डिफरेंट होगा इससे। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है कि सभी कुर्सियाँ खिड़कियाँ हैं, सभी चेयर्स क्या हैं, तो वो विंडोज़ हैं। उसके बाद बोल रहा है कि कोई भी खिड़की दरवाज़ा नहीं है, यानी कि कोई भी खिड़की ऐसा नहीं है जो कि क्या हो, डोर हो। यहाँ तक क्लियर हुआ। अब हम लोग निष्कर्ष को देख लेते हैं। कुछ कुर्सियाँ दरवाजे हैं, क्या बोल रहा है, कुछ कुर्सियाँ दरवाजे हैं, जबकि यहाँ पे इन दोनों के बीच में कोई रिलेशन नहीं दिया है, तो हम इसको करेक्ट नहीं कर सकते हैं। कोई भी दरवाज़ा खिड़की नहीं है, तो यही आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि इन दोनों के बीच में कोई रिलेशन नहीं दिया है। तो आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि केवल निष्कर्ष 2 जो है वो अनुसरण करता है, कोई भी दरवाज़ा खिड़की नहीं है। ओके, आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, शरद मीना का परिचय अपने पुत्र के दादा की इकलौती बहन के रूप में करवाता है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि मीना शरद से किस प्रकार संबंधित है। क्वेश्चन क्लियर हो गया। आइए हम लोग इसके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। देखिए ये हो गया शरद, और ये क्या कर रहा है, अपने पुत्र के दादा से। ठीक है, अपने पुत्र के किससे, दादा से, यानी कि ये क्या हो गया, तो ये हो गया शरद के पिता। उसके बाद दादा की इकलौती बहन, क्या हो गई, दादा की इकलौती बहन के रूप में कराता है। तो आपसे क्या पूछा गया है कि मीना शरद से किस प्रकार संबंधित है। जो उनके दादा की बहन होगी वही क्या होगी, तो यही मीना है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि मीना शरद से किस प्रकार संबंधित है, तो अपने पिता की बहन उसकी क्या लगेंगी, शरद की, तो ये इसकी लगेंगी बुआ। ओके, तो मीना शरद से किस प्रकार संबंधित है, तो वो है उनकी बुआ, यानी कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 पे। 11 क्या है, यदि GEM = NJZ हो तो KID का मान क्या होगा। तो देख लेते हैं हम लोग कि जिस प्रकार से GEM को NEZ लिखा जा सकता है। ओके, GEM को जिस प्रकार से NJZ लिखा जा सकता है, ठीक उसी प्रकार से KID को क्या लिखा जाएगा, यही आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है। तो देखिए आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि G जो है वो अल्फ़ाबेट में किस स्थान पे आता है। तो G अल्फ़ाबेट में आता है 7th प्लेस पे। किस प्लेस पे आता है, 7th प्लेस पे। उसी तरह से E किस प्लेस पे आता है, तो E आता है 5 प्लेस पे। और उसके बाद जो M होता है वो M आता है 13th प्लेस पे। यहाँ तक क्लियर हुआ। अब देखिए यहाँ पे N किस प्लेस पे आ रहा है, तो N आता है किस प्लेस पे, जल्दी से बताइए, 14th प्लेस पे। और J किस प्लेस पे आता है, ये आता है 10th प्लेस पे। और Z किस प्लेस पे आता है, तो ये आता है 26 प्लेस पे। तो देखिए आपको समझ में आ रहा है क्या किया गया है। तो इसमें क्या किया गया है, इसका डबल करके ये कोड निकाला गया है, यानी कि 7 का 2 कर देंगे मल्टीप्लाई, तो ये आ जाएगा 14। 5 में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा 10। उसके बाद 13 में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा 26। यहाँ तक क्लियर हुआ। तो आपको अल्फ़ाबेट का नंबर पता कर लेना है, और उसके डबल पे जो अल्फ़ाबेट आएगा वही उसका कोड बन जाएगा। तो आइए हम लोग निकाल लेते हैं KID का, जो आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है। K किस प्लेस पे आता है अल्फ़ाबेट में, तो ये आता है 11th प्लेस पे। I किस प्लेस पे आता है, तो I आता है 9th प्लेस पे। और D जो है वो 4th प्लेस पे आता है। तो आपको इन्हीं सब का डबल कर देना, यानी कि 22, 9 का डबल कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 18, 4 का डबल कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 8। तो 22 प्लेस पे आता है V, 18th प्लेस पे आता है R, और 8th प्लेस पे आता है H, यानी कि KID का कोड क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा VRH। आपका जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ओके, तो आइए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 पे। यदि गणितीय ऑपरेटर प्लस का अर्थ भाग, गुणे का अर्थ घटाना और भाग का अर्थ गुणा हो तो इसका मान ज्ञात करिए। तो देखिए इसमें आपको सिंपली यही करना है कि प्लस की जगह पे जो बोला है वो रख दीजिए, गुणे की जगह पे जो बोला है उसको रख दीजिए, भाग की जगह पे जो बोला है उसको रख दीजिए, और आपका आंसर तुरंत आ जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। आइए हम लोग करके देख लेते हैं। 81
और उसके बाद लगा हुआ है प्लस, जबकि प्लस का अर्थ क्या है, भाग है, तो ये लिख लिया। गुणे का अर्थ क्या है, तो गुणे का अर्थ है घटाना। उसके बाद भाग का अर्थ क्या है, तो ये है गुणा। और उसके बाद प्लस का अर्थ क्या है, तो ये है फिर से भाग। ओके, यहाँ तक समझ में आ गया। अब बॉड मास के अकॉर्डिंग हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले डिवाइड करेंगे। तो जहाँ जहाँ पे डिवाइड है इसको हमें सबसे पहले सॉल्व कर लेना है। 81 को 3 से डिवाइड करेंगे तो आपका आ जाएगा 27, माइनस में 6, और इंटू में क्या लिखा है 15 माइनस डिवाइडेड बाय 3। तो इसको डिवाइड कर लीजिए, 15 को 3 से डिवाइड करेंगे कितनी बार में जाएगा, 3 पच्चीस 15 यानी कि 5 आ जाएगा। ओके, अब बॉड मास के अकॉर्डिंग क्या करेंगे, तो मल्टीप्लाई करेंगे। 6 पंजे कितना हो जाएगा, तो 6 पंजे हो जाएगा 30। 27 माइनस में आ गया 30। अब 27 माइनस में 30 कितना हो जाएगा, तो ये आ जाएगा -3, और यही आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 27 में से 30 को घटाएंगे तो ये आएगा -3, और आपका आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 पे। क्वेश्चन नंबर 13 में देखिए आपको क्या दिया है, दिए गए विकल्प 1 2 3 4 में से चित्र x को पूरा करें। यहाँ पे आपको 4 विकल्प दिए गए हैं और इन्हीं के आधार पे ऐसा चूज़ करना है कि चित्र जिससे कि ये वाला कंप्लीट हो जाए। तो कौन सा विकल्प होगा जिससे कि चित्र कंप्लीट होगा, तो आप लोग फर्स्ट वाले बॉक्स में इन दोनों में देख लीजिए। इसमें इधर साइड एरो बनी है, तो इस वाले में भी इधर साइड एरो बनी है। अब देखिए इस वाले में ऊपर साइड एरो बनी है, तो आपको ऐसा डायग्राम ढूंढना है जिसमें कि ऊपर साइड एरो बनी हो। तो आपका जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, यानी कि पहला वाला अगर हम इसमें लगा देंगे तो आपका चित्र एक्स कंप्लीट हो जाएगा। कैसे कंप्लीट होगा देखिए, फिर से एक बार देख लीजिए। इन दोनों में क्या है, एरो नीचे की साइड बनी हुई है और इस वाले में ऊपर की साइड बनी है, तो यानी कि यहाँ पे भी हमें ऐसा लगाना है कि जिसमें एरो ऊपर की साइड हो, और एरो ऊपर की साइड किस में है, पहले वाले में, इसलिए आपका आंसर ये करेक्ट हो जाएगा। ओके, आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 पे। क्वेश्चन नंबर 14 में आपको कुछ निर्देश दिया गया है, इस निर्देश को पढ़ लीजिए। निम्नलिखित जानकारी के आधार पर दिए गए 2 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। जानकारी क्या है, 6 सहकर्मी एक वृत्त में केंद्र की तरफ मुंह करके बैठे हुए हैं। केंद्र की तरफ मुंह करके बैठे हैं यानी कि उनका फेस जो है वो टूवर्ड्स द सेंटर होगा। इससे आपको एक इन्फॉर्मेशन मिलती है कि उनका जो राइट होगा वो इधर होगा, यानी कि उनका दायां इधर होगा, और उनका बायां किधर होगा, तो इधर साइड होगा। ओके, ये इन्फॉर्मेशन एकदम क्लियर हो गई। अब उसके बाद आगे हम लोग क्वेश्चन को पढ़ते हैं। डी ए और बी के बीच में बैठा है, तो हमने यहाँ पे बैठा दिया डी को, और ये कहाँ पे बैठा है, तो ए और बी के बीच में बैठा हुआ है। ओके, यहाँ तक क्लियर हो गया अच्छे से। अब उसके बाद आगे पढ़िए, ई सी और एफ के बीच में है, तो इसके बारे में हमको अभी इन्फॉर्मेशन नहीं है, इसलिए इसको हम नहीं फिल करते हैं। उसके बाद बोला है आपसे कि ए और सी एक दूसरे के सामने हैं। अब यहाँ पे क्या आया, तो ये ए आया, इसके सामने आपको जस्ट क्या बैठा देना है, तो इसके सामने जस्ट आपको सी को बैठा देना है, क्योंकि ए और सी क्या है, एक दूसरे के सामने हैं। अब क्या बोला है देखिए, ई जो है वो सी और एफ के बीच में बैठा हुआ है। ई कहाँ पे बैठा है, तो सी और एफ के बीच में बैठा है। यहाँ पे आपको ई को बैठा लेना है और यहाँ पे क्या करना है, तो यहाँ पे एफ को बैठा लेना है। ठीक है, तो बस देखिए आपका अरेंजमेंट डन हो गया। क्या पूछा है कि ई जो है वो सी और एफ के बीच में बैठा है, और यहाँ पे सी बैठ गया। ओके, ओके, तो यहाँ तक क्लियर हो गया। देखिए आपका अरेंजमेंट एकदम कंफर्म हो गया। आपको कैसे पता चल गया कि ए और सी इस वाले से हमने पकड़ लिया और इस वाले से हमने क्या करके सारा अरेंजमेंट डन कर दिया। ए के सामने सी बैठा था, हमने इसको बैठा दिया। उसके बाद जैसे ही आपको बोला था कि ई और सी, ओके, तो यहाँ तक क्लियर हो गया। देखिए आपका अरेंजमेंट एकदम अच्छे से कंफर्म हो गया। कैसे हमने अरेंजमेंट को कंफर्म कर पाया, सिर्फ इस बेसिस पे कि ए और सी जो है वो दोनों एक दूसरे के सामने बैठे हैं। ये वाली इन्फॉर्मेशन से ही हमने ए को सी के सामने बैठाया और उसके बाद सारा अरेंजमेंट अपने आप हो गया। ओके, अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन नंबर 14 को देख लीजिए। बी के बिल्कुल दाएँ पे कौन बैठा है, तो बी के बिल्कुल दाएँ पे बैठा हुआ है डी। ओके, तो इस इन्फॉर्मेशन से आपको कन्फर्म हो गया था ना कि वृत्त में केंद्र की तरफ मुँह करके बैठे हैं, तो उनका दायां जो है वो इधर होगा, इसलिए बी के दाएं पे जो बैठा है वो है डी, यानी कि आपका जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। आइए चलते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन, जो कि इसी से रिलेटेड है, क्वेश्चन नंबर 15 पे। क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा है कि ई के सामने कौन बैठा है, तो आप अरेंजमेंट एक बार फिर से कर लो। यहाँ पे था डी, ये था ए, उसके बाद इधर था बी, फिर यहाँ पे क्या था जल्दी से बताइए, तो यहाँ पे था एफ, उसके बाद इधर था ई, और यहाँ पे क्या था, तो यहाँ पे था सी।
आपसे क्वेश्चन में पूछा है कि ई के सामने कौन बैठा है, तो ई के सामने बैठा है डी, यानी कि आपका जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ओके, तो होप सो आप लोगों को ये टॉप 15 क्वेश्चन पसंद आए होंगे। अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके अपना सपोर्ट शो करिए और कमेंट करके अपना रिस्पॉन्स भी ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।